तो आज की हमारी ये जो क्लास है, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाजकारी की द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सेकंड पेपर के अंतर्गत हम लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं शाम को 8 बजे से। आज हमारी जो क्लास है वो यूनिट नंबर 8 पर है, मानवाधिकार पर। जैसे कि मैंने आप लोगों को आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा भारत के संविधान के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको, अगर कॉपी पेन है तो अगर आप चाहते हैं कि इसको याद कर लें या नोट कर लें तो सबसे बेटर चीज़ है। सबसे पहली बात, भारत के संविधान में उद्देशिका का जितने फैक्ट बताए हैं उसको नोट कर लीजिएगा, ये आने वाले एग्जाम में है। दूसरी बात, आपको डीपीएसपी के अंतर्गत जो 36 से लेके 51 आर्टिकल्स हैं इसको कंठस्थ याद कर लीजिएगा, ठीक है। रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं है। ट्रिक की मैंने वीडियो, अगर आप कहोगे तो मैं ट्रिक की वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है। तो इसको पक्का याद कर लीजिएगा क्योंकि डीपीएसपी के संबंध में यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को बता दूं, यहाँ जो विशेषताएं हैं संविधान की, ओके, जो संविधान की विशेषताएं हैं, इस संविधान की विशेषताओं में आप लोग जानते हो क्या याद रखिएगा, ठीक है, अप्लाइड प्रश्नों को यहाँ समझिएगा कि अप्लाइड प्रश्न आप लोगों को विशेषताओं से मिलेंगे। तो ये 3 चीज़ें यूनिट नंबर 8 से याद रख के जाइएगा और काफ़ी एक महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाता है एनटीए यूजीसी नेट समाजकारी में, ठीक है। तो 2 प्रश्न हमारे समझ से आने का तय है भाई। यहाँ से बात करते हैं सामाजिक न्याय पर लेकर। सामाजिक न्याय से संबंधित आप लोगों से एक प्रश्न आएंगे और यहाँ से ये दोनों टॉपिक से, और यहाँ पर आपको बता दूँ फैक्ट नहीं होगा, आपके लिए अप्लाइड प्रश्न होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक न्याय को लेकर यहाँ 3 पॉइंट तक में एक ही प्रश्न केवल होगा। आगे बात करते हैं मानवाधिकार से भी आपको 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और इन्हीं तीनों टॉपिक को आज हम जो है समाप्त करेंगे। मानवाधिकार के बारे में तीव्र गति से पढ़ेंगे और सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम नोट भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास मानवाधिकार के बारे में। तो कोई भी व्यक्ति अपने जरा बताए कि मानवाधिकार होता क्या है, अपने शब्दों में बताए थोड़ा सा, क्या होता है मानवाधिकार, बताइए पारुल मैम। जो नेचुरली विषय होता, जन्म का जो विषय होता। देखिए मैं बताऊं, यहाँ आपको ना मानवाधिकार समाज कार्य में दिया क्यों, पहली बात तो आपके मन में ये आना चाहिए बात कि इसने दिया क्यों। देखिए समाज कार्य में मानवाधिकार के क्षेत्र में ना केवल सामाजिक नीति और विधानों के निर्माण के लिए तो है ही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि समाज कार्य में केवल सामाजिक नीति और विधान का ही निर्माण करेगी। विधान का मतलब आपको जब मैं कभी बोलूँ ना तो आपके मन में एक ही बात आना चाहिए, एक्ट, केवल एक्ट। अब विधान आपको बाल कल्याण में चलता भी है, महिला कल्याण में भी चलता है, युवा कल्याण में भी चलता है, वृद्ध कल्याण में भी चलता है, परिवार कल्याण में भी चलता है। अब इसके संबंध में जितने अधिनियम हैं उन अधिनियम को अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सम्मिलित करने वाले प्रश्न देखने को मैं मिल जाते हैं। हालांकि मैं चर्चा पर चर्चा आप लोगों से करता भी रहा हूँ, लास्ट टाइम में भी बताया भी हूँ, और जो भी चीज़ें बची है वो समाजकार अभ्यास यूनिट नंबर 9 यूनिट नंबर 10 में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पे सामाजिक विधान में, तो ये आपको बता दूँ तथ्य पर भी आधारित है, सूचनाओं को भी ये कलेक्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल समाज कार्य शोध में ही तथ्य आप कलेक्ट करेंगे, आप मानवाधिकार में भी सूचनाओं को कलेक्ट करेंगे, तथ्यों को कलेक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए मानवाधिकार होता क्या है। अगर मैं आप लोगों से या कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले कि भाई मानवाधिकार क्या होता है, तो मानवाधिकार का व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ समाज उपयोगी कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका अधिकार जो होता है सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। अधिकारों के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे। और मैं बता दूं अप्लाइड प्रश्न कुछ बनाए नहीं जाते किताब से देखकर, अप्लाइड प्रश्न तर्क के आधार पर बनाए जाते हैं। हमने समझ लिया कि भाई मानवाधिकार समाज कार्य में दिया है, तो मैं आपको प्रश्न दे सकता हूं कि सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य है क्या मानवाधिकार। अभी कथन दे दिया मैंने, तो मैंने तर्क पे दिया, मैं किताब थोड़ी ना पढ़ा है, मुझे सिर्फ सिलेबस पता था, है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ से अप्लाइड प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब फिर कारण में भी कुछ भी पॉइंट डाल दिया जाए मानवाधिकार के संबंध में या मानवाधिकार के फैक्ट के संबंध में डाल दिया जाए या किसी अदर टॉपिक से डाल दिया जाए, तो वहाँ पे व्याख्या होगी या व्याख्या नहीं होगी, इस तरीके से कारण को बताता है ना। तो बहुत सरल प्रश्न बना दिया, ये टफ प्रश्न नहीं बनता है। तो मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं
जो व्यक्ति के केवल मानव होने के कारण प्राप्त होने चाहिए। मानव अधिकारों का विचार एवं मानव नागरिक, यानी अगर हम बात करें नागरिक अधिकार की अपेक्षा मानव अधिकारों के विचार क्षेत्र और नागरिक अधिकारों की तुलना में अधिक व्यापक होता है, और मानवाधिकार वाले समाज की अवधारणा अधिक व्यापक भी है, अधिक व्यापक भी है। चलिए जरा देखते हैं थोड़ी सी। मानवाधिकार और मानव की प्रतिष्ठा समाज कार्य का सिद्धांत मनुष्यों को स्वावलंबन करना। अब स्वावलंबन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, स्वावलंबी स्वतंत्रता प्रदान करने की प्रयास करता है, जिसके माध्यम से एक सामाजिक कार्यकर्ता अपने सेवार्थी को या समूह को या समुदाय को उसके अधिकारों से रूबरू करवाता है, ताकि सेवार्थी अपने अधिकारों को समझ सके और अपने अधिकारों की सुरक्षा भी खुद कर सके। अब अगर कोई पूछ ले कि समाज कार्य में मानवाधिकार का क्या है भूमिका है, तो आप बताना समाज कार्य में मानवाधिकार की भूमिका ये है कि सेवार्थी को, ये प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत जो भी तीनों आते हैं, केस वर्क, ग्रुप और कम्युनिटी वर्क, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें स्वतंत्र बनाना। आप किसी बच्चे को, अगर आप मेडिकल सोशल वर्कर हैं, आप टीचर बन गए, प्रोफेसर बन गए, या मान लीजिए आप किसी मेडिकल हॉस्पिटल में आपकी पोस्ट लग गई मेडिकल सोशल वर्कर की, तो वहाँ पे आपको हाथ पकड़ काम नहीं करवाना है, बार बार उसको नहीं बताना है कि आप वहाँ चले जाओ यहाँ चले जाओ। एक बार आपने बता दिया भाई बहुत है। आपका काम है मार्गदर्शन देना, आपका काम है उसे स्वतंत्र बनाना, ना कि उसके साथ साथ जाके उसका बस का पास बनवाओ, उसका पेंशन बनवाओ, उसको विभिन्न प्रकार की जो नीतियाँ हैं, योजनाएं हैं, उससे रूबरू करवाओ। इसका मतलब ये नहीं होता एक बार चीज़ें आपने बता दिया बाकी वो खुद करे। मार्गदर्शक के काम आपका करते हैं, बस आपका काम है, आपका रोल है मार्गदर्शक का, बस इतनी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए यही बात कही जा रही है कि उसके अधिकारों से रूबरू करवाना है आपको, ताकि सेवार्थी जो है अपने अधिकारों को वो समझ सके, जान सके और अपने अधिकारों की वो सुरक्षा भी खुद कर सके। और फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता जी परामर्श बस केवल परामर्श बस देता है, मार्गदर्शक बस देता है, क्वेश्चन तो गलत होता है। नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, गलत नहीं है, सही है। केवल लिखा जाता है, केवल में गलत है, केवल में गलत है पूजा पटेल। केवल अगर एग्जाम में कभी भी आप एक ट्रिक लिख लीजिए अपने कॉपी पर, कॉपी वगैरह आपने ओपन कर रखा है, जिस ऑप्शन में केवल होगा वह ऑप्शन गलत होता है। जब फैक्ट पर आधारित केवल होगा तो वह फैक्ट आपका सही होता है। दो बातें ध्यान रखिएगा, जब फैक्ट पर आधारित केवल होगा तो वो प्रश्न सही होगा, जब अप्लाइड पर आधारित केवल होगा तो वो गलत होगा। क्योंकि अप्लाइड में हम लोग आते हैं, हमारी भूमिका होती है अभ्यास पर आधारित, तो इसलिए हम लोग हमेशा वहाँ पे केवल में नहीं आते हैं। हम बिचौलिया के रूप में निभाते हैं भूमिका अपना, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, गाइडेंस के रूप में भी है, मार्गदर्शक के रूप में भी है, विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि में। केवल हमारा वही एक काम नहीं है, तो उसमें गलत भी होता है, ठीक है, होता है जितना है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति की गरिमामयी जीवन के लिए उस व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सुरक्षा के लिए कार्य करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सामाजिक छोड़ दिया तो सामाजिक की भूमिका नहीं, भाई सोशल वर्कर ऑलरेडी वहाँ पे भूमिका निभा ही रहा है समाज कार्य में, सोशल वर्कर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, राजनीतिक कार्य, राजनीतिक नहीं सॉरी राजनीतिक छोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी और भी जो क्रियाविधि आती है वो सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जिसके माध्यम से आप लोग यानी सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के आत्मसम्मान के अधिकारों को बढ़ावा देते हैं, विशेषकर उन समूह पर जिसका सशक्तिकरण नहीं हुआ होता है, ताकि समाज के सभी वर्ग, समुदाय, संप्रदाय विकास हो सके और समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को सामाजिक जीवन यापन कर सके। यही भूमिका है आप लोगों का। ये था एक स्लाइड में आप सबकी पूरी डिटेल जानकारी, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो अधिकारों के बिना मानव जीवन का सर्वांगीण विकास तो असंभव ही है, ये बात तो सत्य है। और बिना अधिकारों के मानव जीवन पशु के समान है, पशु के समान है। मानवाधिकार जीवन के वे परिस्थितियां हैं जो उसके व्यक्तित्व विकास में निरंतर आवश्यकता होती है, उनको नितांत आवश्यकता होती है उनको। और मानव अधिकारों की भावना विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित होता है, और ये बात भी आप लोगों के लिए सही होगा मानवाधिकार में। तो यहाँ से प्रश्न अप्लाइड आएंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं मानवाधिकार के अर्थों के बारे में थोड़ा सा, अगर हम बात करें मानवाधिकार की अर्थ में, तो मानव अधिकार की संख्या में निरंतर विकास तो होता रहा है, इसलिए उन अधिकारों की पूर्ण और अंतिम सूची नहीं दी जा सकती है।
भाई ये बात तो सत्य है कि अगर मैं आपसे कहूँ, देखो जीवन, आप अगर हम बात करें मानवाधिकार के अर्थों में, तो आप लोग कभी अगर किसी को बोलना चाहते हो या बताना चाहते हो तो आप ये कहना कि मानवाधिकार एक प्रकार का जीवन का अधिकार देने की बात करता है, एक प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार देने की बात करता है, संपत्ति का अधिकार का देने की बात करता है, राजनीतिक अधिकार भी देने की बात करता है, उचित वैधिक प्रक्रिया का अधिकार देने की बात करता है, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार देने की बात करता है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न अब उठ रहा होगा कि राजनीतिक अधिकार कैसे सर? मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। समाज कार्य में बेसिकली निगलेक्ट किया जाता है राजनीतिक अधिकार को, लेकिन जब मानवाधिकार की बात करेंगे तो राजनीतिक अधिकार उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है जरा समझने की कोशिश करिएगा। व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त तो है, व्यक्ति एक नागरिक के रूप में अपने समुदाय, देश, समूह, राष्ट्र के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने और सरकार चुनने और राजनीतिक सत्ता पाने का अधिकार होता है। यही कारण है कि मानवाधिकार के अंतर्गत राजनीतिक अधिकार को शामिल किया गया है। इस चीज को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। बताइए गरिमा, रूपम, समझ में आया? हाँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करते हैं, नोट करते रहिएगा, अगर एग्जाम में प्रश्न आए मानवाधिकार को लेकर तो एक आपके पॉइंट पता होना चाहिए, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार किसी निर्दोषी को शारीरिक रूप से नहीं सताया जा सकता है और ना ही उसके प्राण लिए जा सकते हैं, ये बात आपको भलीभांति तरीके से पता है। और उसके स्वास्थ्य एवं प्राणों की रक्षा की जाए। जीने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है और सुरक्षा का अधिकार नागरिक अधिकार है, ये बात आपको पता होना चाहिए। यही कारण है कि जीवन का अधिकार भी मानवाधिकार के अंतर्गत शामिल है। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत एक और पॉइंट आती है स्वतंत्रता का अधिकार। ये बात से आप रूबरू हैं कि लोकतंत्र में यह नागरिक अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकारों का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, संघ, सभा करने का स्वतंत्र वितरण का अधिकार रखना प्राप्त रखा गया है, यानी एक प्रकार से अगर हम कहें तो उसमें शामिल किया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। संपत्ति का अधिकार भी है, व्यक्ति द्वारा जो है अवैध तरीके से प्राप्त भौतिक वस्तुओं पर उसका अधिकार होगा और राज्य द्वारा उसके संपत्ति संबंधी अधिकार की रक्षा की जाएगी और राज्य संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण कर सकता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात यहीं समाप्त नहीं हुई, उचित प्रविधिक प्रक्रिया का भी अधिकार होता है, जहाँ पे शासन विधि के समक्ष समता, समान विधिक संरक्षण का अधिकार आता है, जहाँ पे अधिकार नागरिक और मानव अधिकार दोनों वर्गों को शामिल किया गया। जी क्या कह रहे हैं? एक मिनट तो ये आप लोगों के सामने है जो मानवाधिकार को अवधारणा को बताता है। देखिए जरा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मानवाधिकार शब्द की अवधारणा के अंतर्गत मानव जाति के सभी मौलिक दावे आते हैं जो उसे मनुष्य होने के नाते प्राप्त है और वे अधिकार है जिन पर सभी मनुष्यों का दावा मानव होने के नाते है और ये अधिकार मात्र राष्ट्रीय ना होकर सार्वभौमिक होते हैं और कानूनी अधिकारों से भिन्न होते हैं। और ऐसे दावे होते हैं जो कानूनी अधिकारों से भिन्न होते हैं और वे ऐसे दावे होते हैं जो सभी के होते हैं, भले ही किसी राज्य में अपने यहाँ उनका प्रावधान किया हो या ना किया हो। ये सामान्य तथ्य पर आधारित होते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी सरकार द्वारा उनसे वंचित ना रखा जाए। यही है मानवाधिकार का एक अर्थ, अगर समझा जाए तो। बस इतनी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर बात करें, वे सामान्य तथ्य पर आधारित होते हैं, कोई भी मनुष्य किसी सरकार द्वारा उनसे वंचित ना रखा जाए। वे समाजों और राज्यों की बजाय व्यक्तियों में होते हैं और वे मानवाधिकार इसीलिए कहलाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मानवाधिकार के संबंध में, इसके परिप्रेक्ष्य में आपको बता दूं, भारत में मानवाधिकार का जो इतिहास है वो बहुत पुराना तो नहीं है अगर मैं आपसे कहूं तो। हालांकि सन 1829 की नाम सुना होगा, 1829 के बारे में। 1829 में आप लोगों ने राजा राम मोहन राय द्वारा चलाए जा रहे हिंदू सुधार आंदोलन के बाद भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान सती प्रथा का पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो यह एक क्रमवार है, शुरुआत हुआ 1829 से। हालांकि अभी हम देखेंगे 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, लेकिन हमें बात करनी है
थोड़ी सी इंडिया के बारे में भी तो हमें समझ लेना चाहिए कि मानवाधिकार जो है भारत में किस तरीके से मानवाधिकारों के इतिहास को तिथि के रूप में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आपके सामने अगर कॉपी है और पेन है तो उसको जरा थोड़ा सा नोट करिए आप लोग, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार का इतिहास। तो देखिए, एक वर्ष आपका आता है 1829, जहाँ पे राजा राम मोहन राय जी की भूमिका आती है हिंदू सुधार आंदोलन को लेकर। दूसरी बात अगर हम करते हैं 1829 में बच्चों को शादी से बचाने के लिए बाल विवाह निरोधक कानून पास हुआ, जिसको आपने जानते भी हो हरबिलास सारदा के बारे में। हरबिलास सारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1829 की भूमिका हमें देखने को मिलता है। तो सॉरी 1829 नहीं, 1929 है ना, 1929 है, हाँ 1929 करिए, 1929 आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आप ध्यान रखिए 1947 के बारे में, जहाँ पे भारतीय जनता को ब्रिटिश राज्य की गुलामी से आज़ादी मिली, और ये मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें 1950 में, तो 1950 तो आप सबको अभी मैंने इसी यूनिट में पढ़ाया है, भारतीय गणराज्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया था बताइए जरा एक बार। हाँ, भारतीय गणराज्य का संविधान लागू हुआ था 1950 में, इसको ध्यान रखिएगा। और 1950 के बाद 1955 अगर हम ध्यान रखते हैं, देखो भी क्रमवार में चल रहा हूँ मैं, तो 1955 की बात करता हूँ, तो भारतीय परिवार कानून में सुधार की बात हुई। तो आप लोगों को पता होगा हिंदू महिलाओं को और ज़्यादा अधिकार मिले, इसलिए 1955 में भारतीय परिवार कानून में सुधार करने की बात की गई। तो ये भी मानवाधिकार को ही रिप्रेजेंट किया गया। फिर आपका आया 1973 वाला, जिसको आप लोगों को बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, किस तरीके से केशवानंद भारतीयवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान की मूलभूत ढांचों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परंतु जब केशवानंद भारती ने कहा कि भाई यह आत्मा है संविधान की, उस देश का, तो वहाँ पे ये चीज़ें बता दी गई कि संसद अगर उसमें है तो संशोधन कर सकता है, ऐसी बात कही थी। लेकिन 1960 वाले में जो मिर्जवा का था, मिसल्स मिर्जवा का था, उसके अंतर्गत नहीं आया था, ठीक है, उसमें नहीं बोला था 1960 में, और 73 में बोल दिया था। फिर आपका आता है 1989 का, देखिए वर्ष आप ध्यान रखिएगा, 1989 का आता है, तो इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट पास हुआ था, और ये भी मानवाधिकार को ही रिप्रेजेंट किया था। और ये बात यहीं समाप्त नहीं हुई, फिर 1992 आया, 1992 में संशोधन के जरिए पंचायती राज की स्थापना हुई, जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, इसको आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करिए, इसको नोट करिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ 1992 में संविधान में संशोधन के जरिए पंचायत राज की स्थापना, जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू हुआ। अनुसूचित जनजाति के लिए भी समान रूप से आरक्षण लागू हुए। अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST लिख लिया करो शॉर्टकट में, के लिए भी समान रूप से आरक्षण लागू हुआ। और यही बात सन 1992 में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 में अवश्य देखने को मिलेगा ये प्रण, है ना, इसको आप ध्यान दें। आगे अगर हम बात करते हैं 1993 के बारे में, 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत, अभी बात करेंगे इसके बारे में। 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया 1993 में। फिर उसके बाद 2001 आया, और 2001 में खाद्य अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त आदेश पास किया था 2001 में, खाद्य अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, 2001 में। और 2001 में आपको एक चीज़ और मालूम होगा,
आरटीआई के बारे में सूचना का अधिकार कानून भी पास हुआ है, जो मानवाधिकार को रिप्रेजेंट करता है, ये भी है ना। और सन 2005 की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है आपके लिए। रोजगार की समस्या हल करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट पास हुआ था 2005 में। और 2005 में एक और बात हुआ था, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भारतीय पुलिस के कमज़ोर मानवाधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार के निर्देश भी दिए थे। नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा सा नई चीज़ें मिल रही है आपको 2005 में। एक और बातें जी सर छूट रहा है थोड़ा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 2005 के लास्ट पॉइंट का बोल रहा हूँ। भारतीय पुलिस के कमज़ोर मानवाधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार के लिए निर्देश दिए थे। एससी लिखिएगा तो वहाँ पे शॉर्टकट में सुप्रीम कोर्ट भी समझने के लिए, वरना पता चले कि आप अनुसूचित जनजाति लिख दिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मैंने एक जी आप बता दीजिए। सर क्या इसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार के लिए निर्देश दिए थे। तो ये आपके जो मैंने इतने पॉइंट्स बताए हैं, लगभग 10 से 12 पॉइंट होंगे, इससे कम नहीं होगा। ये पॉइंट आपके लिए मानवाधिकार में एक अहम भूमिका निभाता है। और आप लोगों ने यूजीसी का पेपर कर भी रहे हैं, तो इनमें से हर साल एक आध प्रश्न तो अवश्य मिल जाता है। यदि केवल इसी 10-12 पॉइंट का अगर आप ध्यान अपने रखते हैं ध्यान में, तो भी मानवाधिकार आपने 25% कवर कर लिया। 25% आपने कवर कर लिया। 2001 में दो बातें थी मैम। एक बात आपका 2001 में था कि खाद्य अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त आदेश पास किया था। और एक था आपका सूचना का अधिकार का कानून पास हुआ था, है ना। तो दो बातें थी, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। तो ये थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा मानवाधिकार क्या अवधारणा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज के बीच रहकर मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास तभी कर सकता है जब उसे कतिपय अधिकार प्राप्त हो, और इन अधिकारों को ही मानव अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इनके अभाव में मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर ही नहीं सकता है। अंत में शब्दों में यह कहा जाए तो ऐसे अधिकार जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, और जो किसी मनुष्य को इसलिए प्राप्त है क्योंकि वह मनुष्य है, और मानव अधिकार ही कहा जाएगा। और ये प्रक्रिया आपकी संचालित होती है मानवाधिकार की अवधारणा पर। बाकी यही है कि यहाँ पे शब्दकोशीय अर्थ में देखा जाए तो दृढ़ पूर्वक रखे गए दावे अथवा वे जो होने चाहिए, अथवा कभी कभी उनको भी कहा जाता है जिनकी विधिक रूप से मान्यता है और उन्हें संरक्षित भी किया जाता है, जिनका प्रयोजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, नैतिक एवं या अन्य स्वतंत्रता का अधिक से अधिक पूर्ण और स्वतंत्र विकास सुनिश्चित करने को है। और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 मानव अधिकार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी इसके बारे में और आगे आपको मिलेगा, मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर मानवाधिकार की थोड़ी सी परिभाषा के बारे में चर्चा कर देता हूँ। एक नाम है हेराल्ड लॉस्की के बारे में। ये आपके प्रश्न आ सकते हैं, मेडिकल सोशल वर्क में तो पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं। अधिकार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यह हेराल्ड लॉस्की की परिभाषा है, याद रखिएगा। अधिकार मानवाधिकार की डॉक्टर सुभाष कष्पय की बात करें अगर हम लोग, ये इन्होंने कहा इनकी परिभाषा कि संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, परंतु मानवाधिकार नागरिक अपने जन्म से ही प्राप्त करता है। देखिए आपको बता दूं, मानवाधिकार के सही तरीके से अगर परिभाषा की बात की जाए इन विद्वानों के साथ में, तो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, है ना। मिलेगा ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको जैसा जो यूजीसी की किताबें मिली उसमें नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आप इसको थोड़ा हेराल्ड लॉस्की का नाम याद रखिएगा, ठीक है। यही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेराल्ड लॉस्की। और फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए कोलंबस एवं बुल्क, इनका कहना यह है कि यह कहना ज़्यादा सुरक्षित है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था अधिक एकीकृत नहीं हो जाती, मानवाधिकार के मानव संभवतः पवित्र होने के अव्यवहार इच्छाओं के राज्य में ही रहेंगे।
तो ये बातें कही गई है आपके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये मानवाधिकार की परिभाषा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहली वाली है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी आर.जे. बेसेंट का भी विचार है, मानवाधिकार के अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति के मानव होने के कारण प्राप्त है और इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित होता है। ठीक है, ए सदुई की बात करें, जो है सईद की बात करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। बाकी डेविड को भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें हैं। मानवाधिकार के कुछ टाइप बताए गए कि मानवाधिकार होते हैं कितने प्रकार के। तो आप देखिए, अगर अधिकारों को दो मुख्यतः मार्गों में विभाजित किया गया, एक नैतिक अधिकार बताया गया और एक कानूनी अधिकार बताया गया। बात को पहले समझिए मेरी, हालांकि कई प्रकार के हैं इसके, तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो नैतिक अधिकार बताया गया, एक कानूनी अधिकार बताया गया। आज के समय में अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को विशिष्ट महत्व प्रदान किया जाता है, वहां मानव अधिकारों को निम्नलिखित श्रेणी में अंतर्गत जो है हम उसको विभक्त भी कर सकते हैं या उसको क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण भी कर सकते हैं। तो आप ये कह लीजिए कि मानवाधिकार को वर्गीकरण के आधार पर जो टाइप बताया गया है वो कुछ 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, जैसे अगर हम 6 प्रकार के यहाँ पे 6 प्रकार के होंगे। एक प्राकृतिक अधिकार है, एक नैतिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, एक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार है। तो ध्यान सुनिए, मानवाधिकार को 2 मार्गों में डिवाइड किया गया और जो ये आपके ऊपर वाली स्लाइड में है। तो याद रखिएगा, एक नैतिक अधिकार के अंतर्गत रखेंगे, एक कानूनी अधिकार को रखेंगे। एक नैतिक है और एक कानूनी। तो यहाँ पे नैतिक और ये कानूनी जो है ये वर्गीकरण में एक प्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, नैतिक अधिकार को भी और कानूनी अधिकार को। बाकी वर्गीकरण के आधार पर मानवाधिकार के अगर प्रकार बताएंगे तो वो 6 प्रकार बताइएगा आप लोग। प्राकृतिक अधिकार है, नैतिक है और कानूनी है, नागरिक है और मौलिक है, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार तीनों एक साथ इन्वॉल्व है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। परिभाषित करेंगे तो अगर आप जो है इन लोगों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, व्याख्या करना चाहते हैं, तो आप अलग अलग व्याख्या कर सकते हो, लेकिन इन तीनों का भी एक अधिकार ही माना जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। प्राकृतिक अधिकार में क्या आता है? मनुष्य अपने जन्म से ही कुछ अधिकार लेकर उत्पन्न होता है और यह अधिकार उसे प्रकृति से प्राप्त होता है। प्रकृति से प्राप्त होने के कारण में स्वाभाविक रूप से मानव स्वभाव में ही निहित होता है। जैसे जीवित रहने का अधिकार है, स्वतंत्रतापूर्ण अधिकार है, विचरण का अधिकार है, विचरण करने का अधिकार है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, राजनीतिक अधिकार नहीं होगा, जीने का अधिकार नहीं होगा, ये सारे अधिकार इसमें शामिल हैं। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना मानव अधिकार के बारे में थोड़ा सा, तो उसके बारे में लिखा था कि जीने का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, संपत्ति का अधिकार क्या है, राजनीतिक अधिकार क्या है, उचित विधिक प्रक्रिया का अधिकार क्या है, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार क्या है। इन सभी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत जो है शामिल कर लेंगे प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सबके लिए। नैतिक अधिकार क्या होता है? नैतिक अधिकारों का स्रोत जो होता है समाज का विवेक है और नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है, बस मोरलिटी से रिलेटेड करते हैं, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इतनी चीज़ें आप तो समझ ही रखिएगा। कानूनी अधिकार की बात करें अगर हम लोग, कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसकी व्यवस्था राज्य द्वारा कानून के अनुसार की जाती है और जिनका उल्लंघन राज्य द्वारा दंडनीय होता है या अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। सामाजिक जीवन का विकास होने के साथ साथ इन अधिकारों में वृद्धि होती रहती है। कानून के समझ समता की बात, कानून के समान संरक्षण जिसका सर्वश्रेष्ठ एक उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम चर्चा करें, डीपीएसपी को भी आप लोग यहाँ पे शामिल कर सकते हैं कानून के अकॉर्डिंग में। संविधान को भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। कानून को भी यहाँ पे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डीपीएसपी को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। तो इसमें मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 38 क्या है, जहाँ पे राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात की गई थी। 39 का क्या बताया था, सामान और निःशुल्क विधिक सहायता की बात किया था। 39 का एक आता है सी के नाम से, 39C, जहाँ पे धन का समान वितरण की बात किया गया था। और फिर उसके बाद 40 आता है ग्राम पंचायत संगठन अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। 41 आता है जहाँ पे कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार की बात होता है। 42 आता है जहाँ पे काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं, साथ ही साथ एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, 42 को लेकर पूछा गया था, प्रसूति सहायता का उपबंध। देखिए मैं आपको बता दूं, अब आप ये मत सोचिएगा कि अगर एग्ज़ाम में प्रसूति सहायता ना आके काम की न्याय संगत दे दिया जाए
तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं। 42 में 3 बातें हैं, काम की दशा भी है, मनोचित दशा भी है और प्रसूति की सहायता भी है। 3 बातें हैं। और एग्जामिनर एक बार जो प्रश्न बनाया था वो केवल प्रसूति को लिया था, याद रखिएगा ये चीज़ें, ध्यान रखिएगा। 43 भी आर्टिकल्स आता है जहाँ पे कामगारों के लिए निर्वाचन मजदूरी की बात किया है और देखो कुटीर उद्योगों की भी बात किया है, कुटीर उद्योग आया था, ये भी आ सकता है आप लोगों के लिए। नागरिक के लिए सामान्य निहित सिविल संहिता की बात करा है। सिविल संहिता की बात 44 समान है ना, जब कभी सामान की मैं बात करता हूँ तो आप कहते हो कि भाई 44 होगा, क्योंकि 4 भी समान है, ट्रिक बताया था मैंने। 45 तो मालूम है। 46 अगर हम बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात किया गया है, जिसमें दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा की बात किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 46 भी आपके लिए। 47 है पोषण आहार के संबंध में है, और देखो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के संबंध में भी है, और देखो लोक स्वास्थ्य में सुधार करने की भी बात है, और सुनो राज्य का कर्तव्यों को भी बारे में बताता है। ये 47 है, 4 बातें उसमें कही गई है। 48 कहता है कृषि और पशुपालन को लेकर बात करता है। 48 का पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक और स्थान और वस्तुओं को संरक्षण देने की बात करता है। 50 कार्यपालिका न्यायपालिका 50-50 की बात किया था मैंने आप लोगों से। यदि कोई एग्जाम में पूछ ले कि न्यायपालिका का पृथक्करण किस में दिया गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कार्यपालिका नहीं दिया तो 50 नहीं होगा, नहीं भाई 50 है, चाहे वो न्यायपालिका के रूप में चाहे वो कार्यपालिका के नाम रूप में है, कानूनी अधिकार के अंतर्गत बात कर रहा हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करें तो 51 है। तो ये सारे अनुच्छेद हैं, आपको पता होना चाहिए, और बहुत सरल भी है, जिससे आपको मैं बार बार जो बोलता हूँ आपके सुनने से क्या होता है कि आपके वो मस्तिष्क में वो चीज़ें क्या करेंगी, जब आप उसको सोचोगे ना तो वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें याद हो जाएगी, अचेतन मन आपका वहाँ पे फिर काम कर जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनते रहिए। फिर उसके बाद नागरिक अधिकार आता है। नागरिक और राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव को राज्य के सदस्य होने के नाते प्राप्त होता है, और इन अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति अपने देश के शासन प्रबंधन और प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप में भाग लेता है, और ये उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं से भी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का विशिष्ट महत्व भी प्रदान करता है नागरिक अधिकार। तो ये तो बहुत सरल है, इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। मौलिक अधिकार आपको मालूम है। फिर उसके बाद आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार की बात कर लें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बात सही है। और ये आपको बता दूं कि यहाँ पर मैकाइवर पेज की एक अहम भूमिका भी रही है, जहाँ पे समाज में सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। समाज का वह भाग होने के कारण वह कई प्रकार या कई आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों का सदस्य भी हो सकता है, और उसके गतिविधियों में भाग भी ले सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। ये टाइप थे उसके। मानवाधिकार के सिद्धांत की बात करें तो देखिए इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक प्राकृतिक अधिकार है, एक आपका अधिकारों के कानूनी की सिद्धांत का है, एक गैर उपयुक्तावादी का सिद्धांत है, एक आपका विधिक यथार्थवादी का सिद्धांत है, और एक आपका मार्क्सवादी का सिद्धांत भी है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देख लीजिए प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के बारे में, ये एक प्राचीन सिद्धांत है। सबसे पुराना मानवाधिकार का सिद्धांत कौन सा है? प्राकृतिक अधिकार का ही सिद्धांत मानना आप सभी लोग। ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछ सकता है आप लोगों से एग्जाम में। ये होता क्या है तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका उदय प्राचीन ग्रीक में हुआ था, और इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि अधिकार मनुष्य के स्वभाव से संबंधित है, इसलिए स्वतः प्रमाणित सत्य माना जाता है ये, है ना। तो ये जाहिर सी बात है, मूल प्रवृत्तियाँ इसमें शामिल की गई हैं, इसमें मूल प्रवृत्तियाँ शामिल की गई हैं, और यह इस बात पर बल देता है कि प्राकृतिक अधिकार राज्य एवं समाज की स्थापना के पहले ही मानव के साथ रह रहे होता है, तो मानव उसका उपयोग करता है। याद रखिएगा, लॉक इस सिद्धांत का अधिकारी प्रवर्तक था। तो लॉक एक विद्वान का नाम है, ठीक है, लॉक एक विद्वान का नाम है जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत को बताया है, याद रखिएगा। आगे अगर बात करते हैं अधिकारों की कानूनी सिद्धांत के बारे में, तो यह जो सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की प्रतिक्रिया का स्वरूप पैदा हुआ है, और इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें मानवाधिकार राज्य की कानूनी शक्तियों को दर्जे पैदा किया जा सकता है। और यहाँ पे थॉमस हॉब्स और बेथम और ऑस्टिन के इस सिद्धांत द्वारा विकसित किया गया है अधिकारों के कानूनी सिद्धांत को। तो ऑस्टिन, बेथम और थॉमस, यहाँ पे नाम याद रखिएगा बेथम का, बेथम आता है एग्जाम में, है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यह अधिकारों कानूनी का सिद्धांत दिया है। गैर उपयुक्तावादी का सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे अगर ये दार्शनिक है, ये दार्शनिक लिखा हुआ है नाजिक, और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दार्वजिक जो है, दरवाकिन, नाजिक और जॉन राइल्स के बारे में मैंने थोड़ा सा चर्चा भी किया था आप लोगों से, है ना, पिछले क्लास में आप लोगों संविधान में। तो इसके प्रवर्तक माने गए हैं गैर उपयुक्तावादी के सिद्धांत में।
और ये लोग दार्शनिक विचारधारक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस विचार पद्धति के अनुसार व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकारों के मध्य में, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकारों के मध्य में कोई आपसी विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक समभाव होना जरूरी होता है, मतलब एक प्रकार से समता होना चाहिए लोगों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात गैर उपयोगितावादी के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और मार्क्सवादी का सिद्धांत नाम से पता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुजुर्गवाद जो है, ये शब्द जो है काफ़ी बार एग्जाम में आया भी है। इसी को पूंजीपति भी कहा जाता है। इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों देख लीजिएगा। कभी कभी ये जो हिंदी का पेपर में भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ आ जाता है, याद रखिएगा। इसके शुद्ध नाम बुजुर्गवादी है। पूंजीपति समाज की अवधारणा पर आधारित है मार्क्सवादी का सिद्धांत ये। तो यहाँ पे शासन वर्ग को और एक शासित वर्ग को बताया गया है, और शासन वर्ग को यहाँ पे मजबूत बनाने का बात करता है मानवाधिकार में, याद रखिएगा मार्क्सवादी का सिद्धांत। ठीक है, तो राज्य स्वयं में एक शोषण परक संस्था है, अतः एवं पूंजीवादी समाज एवं राज्य में अधिकार वर्गीय अधिकार है। मार्क्स का दृढ़ विश्वास था कि मानवाधिकारों में वर्गहीन समाज में पैदा हो और जीवित रह सकता है। इस तरह के समाज वैज्ञानिक समाजवादी विचारों के अनुसार जो है गढ़ा जा सकता है। तो ये मार्क्सवादी है। कार्ल मार्क्स की भूमिका यहाँ पे आती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मानवाधिकार के अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मानवाधिकार का अभिव्यक्ति कई राज्यों में घोषणाओं और संवैधानिक प्रपत्रों में पाई गई है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में 1976 में स्वतंत्रता का अधिकार, वर्जीनिया बिल ऑफ राइट की बात करते हैं अगर हम लोग, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य के 1787 के संविधान में, और उसके बाद 1789 और 1865, 1869 और 99 में संविधान के संशोधन में पुरुषों के अधिकार को शामिल किया गया था। अब इतना ज़्यादा वर्ष लिखा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परंतु मैं आपको बता दूं, एक जो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि राज्यों की घोषणा और संवैधानिक प्रपत्रों में पाई गई मानवाधिकार को, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले 1776 में पाई गई। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जहाँ पे बात की गई संयुक्त राज्य अमेरिका में की स्वतंत्रता की घोषणा की, फिर उसके बाद वर्जीनिया बिल ऑफ राइट्स आया, याद रखिएगा, ये भी संयुक्त राज्य के 1787 के संविधान में बताया गया। फिर आपको बताऊं उसके बाद क्या हुआ, 1789 में, देखिए ध्यान, संशोधन की बात अब चल रही है यहाँ पे, संशोधन बात कर रहा हूँ मैं राज्य के घोषणा और संवैधानिक प्रपत्रों में, इसमें संशोधन की बात कर रहा हूँ। तो 1789 में, फिर 1865 में, फिर 1869 में, और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1999 में। तो ये चीज़ें आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, संशोधन का पार्ट लाते। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मनुष्य के अधिकारों को, 1789 में फ्रांसिस घोषणा है अन्य यूरोपीय देशों को मानवाधिकार के संरक्षण के लिए उनकी विधियों के प्रावधान शामिल करने को प्रेरित करता है। हालांकि आगे की बात है, इसको छोड़ दीजिए बहुत। अब यहाँ पे देखिए, तो मानवाधिकार व्यक्तित्व में संरक्षण आवश्यकता के लिए विकसित, यहाँ पे स्वीडन, देखिए यहाँ से देखिए 1809 में ये स्वीडन का है, 1812 में स्पेन की है, 1814 में नॉर्वे का है, 1813 में बेल्जियम का है, 1839 में डेनमार्क का है, 1850 में फ्रांस है, और 1874 में स्विट्जरलैंड है। इनमें मानव के मूल अधिकारों का प्रावधान बनाए गए थे। तो ये भी मानव अधिकार के बारे में ही बात किया जा रहा है। तो ये चीज़ अगर आप चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हो कीवर्ड्स के रूप में, या एक पॉइंट के रूप में आप इसको समझ सकते हो। परंतु यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर अहम कोई भूमिका है तो एक बेल्जियम की भूमिका हमें आती है 1813 वाली, और एक स्विट्जरलैंड की भूमिका आती है 1874 वाली। ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी डेनमार्क वगैरह को छोड़ दीजिए, है ना। आगे बात करते हैं। यह कहा जा सकता है कि कई राज्यों में 19वीं सदी तक अपने अपने संविधानों में मानव अधिकारों का संरक्षण प्रावधान का बना हुआ है। भाई ये बात तो सही है। और फिर यहाँ पे देखिए, मानव अधिकार शब्द जो है सर्वप्रथम थॉमस पेन द्वारा प्रयोग में लाया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, जो फ्रांसिस शोषण घोषणा में पुरुषों के अधिकार को अंग्रेजी अनुवाद है। ठीक है, तो मानवाधिकार शब्द जो है पुरुषों के अधिकार प्राप्ति से अधिक उपयुक्त प्रतीत हुआ है। आप ये केवल ध्यान रखिए कि मानव अधिकार शब्द सर्वप्रथम थॉमस पेन द्वारा किया गया, ठीक है, जो फ्रांसिस घोषणा में पुरुषों के अधिकारों को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए। बस आगे बढ़ते हैं। तो 1944 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। बात ये था कि विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, ठीक है, विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए मानवाधिकार के लिए। तो ये 1944 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया, जहाँ पे मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ मूलभूत उद्देश्य स्वीकार किए गए थे। तो ये चीज़ें अप्लाइड के रूप में प्रश्न हमें देखने को मिल सकता है।
अगर हम बात करते हैं 1952 में सामुदायिक संगठन की स्थापना जिस समय हुआ था, उसी समय मानवाधिकार के बारे में महासभा ने आर्थिक और सामाजिक परिषद की सिफारिश पर विनिश्चित किया। अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा मानवाधिकार के कुछ संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उस पर चर्चा करेंगे अभी लास्ट में हम लोग, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, मानवाधिकार के आयोग को दोनों प्रारूपों में तैयार किया गया था और निर्देश भी दिया गया था, परंतु आप ये ध्यान रखिए कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की सिफारिश पर विनिश्चित किया गया दोनों प्रंसविदाओं द्वारा तैयार की जाएगी और मानवाधिकार आयोग को दोनों प्रारूप में तैयार किया जाएगा और निर्देश दिया जाएगा। ये बात थी 1952 की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सिफारिश पर। आगे बात करते हैं आयोग ने फिर अगर हम बात करें यहाँ पर कि 1954 में दोनों जो है प्रंसविदाओं के प्रारूप को तैयार करने के बाद उसे आर्थिक और सामाजिक परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, और ये बात 1954 की है, 1954 की, यह आप ध्यान रख सकते हैं आयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट नहीं छोड़ दीजिए। मानवाधिकार घोषणा पत्र के बारे में आपको भली बात तरीके से मालूम होगा। अगर आपसे पूछ ले मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो आपको क्या लगाएंगे आप लोग, बताइए जरा। हेलो, आवाज़ जा रही है? चलो, अगर हम मानवाधिकार अगर दिवस की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा 10 दिसंबर। हाँ, 10 दिसंबर। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोगों को यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते हैं। मानव की गरिमा, स्त्री पुरुष के समान अधिकार। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा का अंगीकृत किया था। क्या किया था? अंगीकृत किया था। आगे अगर हम बात करते हैं, इस घोषणा की राष्ट्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और वे इन अधिकारों को अपने संविधान और अधिनियम के द्वारा मान्यता देने और क्रियान्वित करने के लिए अग्रसर हुए थे। राज्यों ने उन्हें अपनी विधि में प्रवर्तनीय अधिकारों का दर्जा भी दिया था। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के समान सभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को जो है स्वीकृति और घोषित किया और इसका पूर्ण पाठ आगे की पृष्ठि में दिया गया था। हालांकि इसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता है, परंतु आप ध्यान ये रखिए कि अधिकारों को सार्वभौमिक रूप में स्वीकृति कब की गई या घोषित कब किया गया, तो 10 दिसंबर 1948 ये प्रश्न हमें देखने को मिल जाता है। बाकी प्रश्न तो आपको कर ही लेंगे कि भेदभाव रहित होना चाहिए, विद्यालय और शिक्षा संस्थाओं पर आधारित था, प्रचार प्रसार पर आधारित था, प्रदर्शन पर आधारित था, व्याख्या प्रबंधन पर आधारित था। ये सारी चीज़ें थी जहाँ पे मानवाधिकारों के बारे में चर्चा किया जा रहा था। बेसिकली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार के विश्व घोषणा पत्र को अंगीकृत किया, घोषित किया 10 दिसंबर 1948 को, और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का विश्व भर में व्यापक जो है स्वागत किया। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम सुना होगा, डी रूजवेल्ट ने संपूर्ण मानव अधिकारों को मैग्ना कार्टा का एक संज्ञा भी दे दिया। तो ध्यान रखिएगा, जो संपूर्ण मानव समाज है उसको संज्ञा दिया किसने? रूजवेल्ट ने दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, मैग्ना कार्टा का नाम दिया था, मैग्ना कार्टा का नाम। हालांकि सबसे पहले 1215 में मैग्ना कार्टा जो है लाया गया था। इस चीज़ को आप भी ध्यान रखिएगा। अभी हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है। आगे बात करते हैं और आगे हम देखते हैं हम लोग। अच्छा, इस मानवाधिकार में आपको बता दूं अगर मैं आप लोगों से, तो देखिए पाठ संयुक्त राष्ट्र की 5 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी का है, चीनी का है, फ्रांसीस है, रूसी है, स्पेनी है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि मानवाधिकार घोषणा में सरकारी पाठ संयुक्त जो राष्ट्रों का कितनी भाषाओं का प्रयोग में लाया गया है या अनुवाद का पाठ यहाँ पर किया गया है। स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा दी गई है, तो 5 भाषाएँ दी गई हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। 1948 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कुछ घोषणाएं की गई, जिससे घोषणाएं आप देख सकते हैं। घोषणा क्या क्या थी? एक था कि सभी मनुष्य अपने अधिकारों के लिए जन्मजात स्वतंत्र और समान होता है। ये बात तो आपको मालूम है। यहाँ पर आप देखिए घोषणा पत्र में निर्धारित मानवाधिकार हर नस्ल, राष्ट्रीयता, धर्म और वर्ग के व्यक्ति के लिए समान होता है और हर मनुष्य को जीवन यापन करना, स्वतंत्र रहना और अपनी रक्षा का अधिकार की बात करना। कोई भी मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति का दास नहीं होगा, ये बात भी कही गई। किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, क्रूरतापूर्वक व्यवहार करना, उसे मानवाधिकार का उल्लंघन समझा जाएगा, ये भी बात रही। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार के अंतर्गत कही गई है। प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय जाने का अधिकार है, ये भी बात सत्य है। कोई भी व्यक्ति आरोपी सिद्ध होने पर अपराधी नहीं माना जा सकता है जब तक वो आरोपी सिद्ध न हो जाए।
फिर मानवाधिकार के अंतर्गत ये भी बात कही गई है, किसी भी व्यक्ति को निजता के साथ जो है खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, ये भी बात सत्य है। हर व्यक्ति को अपने, यहाँ पे रैगिंग वाला जो शब्द है वो चीज़ आप सोच सकते हो, रैगिंग वाला, हर व्यक्ति को अपने राज्य की सीमाओं के अंदर आवास बनाने और जो है जो है अन्यंत्र जाने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे आप मतलब आप ये सोच लीजिए कि जीने का अधिकार की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना, आवास वगैरह बनाने की बात कर रहा है, इस चीज़ की चर्चा कर रहा है, ये मानवाधिकार है। हाँ ठीक है, आवागमन आप यहाँ पे रिलेट कर लीजिए। ठीक है, आवागमन, सभी को विदेश जाने का और लौटकर अपने देश आने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है, किसी को भी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जा सकता है। पुरुषों और महिलाओं के विवाह करने और अपना परिवार बनाने का अधिकार भी है। हर महिला का मातृत्व का अधिकार की रक्षा की आवश्यकता भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई है। परिवार समाज की मूलभूत इकाई है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। समाज और राज्य की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सभी को संपत्ति रखने का अधिकार है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आप लोगों के बनाए जा सकते हैं। ये स्लाइड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए है अप्लाइड में। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार संधि पत्र में सम्मेलन की बात भी किया गया। 1215 में मैग्ना कार्टा के महत्वपूर्ण मानव अधिकारों का मूल का पता लगाया गया, जिसमें अंग्रेजी प्रांतों में सम्राट से प्राप्त किया गया, और इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, याचिका का अधिकार और कानून की उचित प्रक्रिया का भी सम्मिलित किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मानवाधिकार में कुल टोटल अगर हम चर्चा करते हैं तो वो 30 आते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं? 30 अनुच्छेद आते हैं। बताइए जरा, किसी को मालूम है? मानवाधिकार के अंतर्गत, ध्यान सुनिए, मानवाधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? बताइए। 30। भाई, मानवाधिकार को विश्वव्यापी घोषणा में प्रस्तावना 30 अनुच्छेद। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? बताइए जरा एक बार। ठीक है, फिर सुनिए अच्छे से। तो ये आपकी जो है मानवाधिकार के अंतर्गत 30 आर्टिकल्स हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत इसको, है ना, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो भूमिका निभा सकता है एग्जाम में। हाँ, अब ये आप मत सोचिएगा भी कि इसके अंतर्गत अगर कोई पूछ ले कि कौन कौन सा आर्टिकल्स है, तो ये ऐसा कुछ नहीं आता है। अगर आप कहोगे तो मैं 30 के 30 बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 30 नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल को। मानवाधिकार के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान के लिए 30 अनुच्छेद दिए गए हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। PDF में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा 30 अनुच्छेद का, आप चाहो तो देख लेना उसको। मानवाधिकार अगर आप, चलो इसे करवा देता हूँ मैं, देख लेना, ठीक है, उसमें देख लेना, है ना। चलो, हाँ, PDF में आपको दे दूंगा। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। मैग्ना कार्टा को कुछ महत्वपूर्ण कानूनी अवधारणा के बीच रोपने का श्रेय दिया गया, रोपने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन वे उसके अमीरों के लिए ईश्वर द्वारा दी गई रियायतों बने रहे। राजा ने जो स्वीकार किया, हालांकि दबाव के अंतर्गत ऐसा किया गया कि वह शक्तियों का भाग था जिसका स्रोत में संरक्षक वह बन गया था। तो मैग्ना कार्टा, आप ये ध्यान रखिए कि मानवाधिकारों का मूल पता लगाया गया मानवाधिकार में, और मानवाधिकार को जो मैग्ना कार्टा कहा गया 1215 के अकॉर्डिंग कहा गया था, और ये ब्रिटेन और अमेरिका के वही दर्जा प्राप्त हुआ जो भारत में संविधान को प्राप्त हुआ था। और मैग्ना कार्टा ने ब्रिटेन और अमेरिका के साथ साथ विश्व को भी बदलने का काम किया है। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। भारत में मानवाधिकार और प्रासंगिकता की बात कर ले तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समता और सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के साथ मिलने वाली प्रत्येक अधिकार मानवाधिकार की श्रेणी में रखा गया है ना, मानवाधिकार की श्रेणी में रखा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की घोषणाएं जो की गई थी उस समय जो है, वर्तमान में अगर हम बात करें कुल सदस्य देशों की, तो 193 इसके सदस्य हैं। अंटोनियो गुटरेस इसके जो है एक अध्यक्ष हैं, ये आपको भलीभांति तरीके से पता होना चाहिए। और अब जो है आधिकारिक भाषा जो बना दी गई है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो वो बना दिया गया है, अरबी को इसमें डाल दिया गया, बाकी वही सारे जो 5 रहेंगे, चीनी और अंग्रेज़ी, फारसी, रूसी, स्पेन जो मैंने बताया था, यहाँ पर एक और भाषा अरबी को भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है।
ठीक है, ये मानवाधिकार के अंतर्गत, ठीक है ना। इस चीज़ को आप जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और फिर संविधान में बनाए गए अधिकारों से बढ़कर महत्व मानवाधिकार को माना जाता है, और इसका कारण यह है कि वे ऐसे अधिकार हैं जो सीधे प्रकृति के संबंध रखते हैं, और जैसे जीने का अधिकार है, केवल कानून समस्त अधिकार नहीं बल्कि इसे प्रकृति से प्रदान किया जाता है। तो मैंने प्रकृति वाला जो सिद्धांत बताया था, लॉक का सिद्धांत था, वो आप यहाँ पे सोचेंगे तो आपको सही तरीके से याद हो जाएगा, और वही आपके जो है उसी के अंतर्गत आपके इंडिया के अंतर्गत सारी क्रियाविधि कही गई है, ठीक है। स्वास्थ्य पर बात, परिवार पर बात, आर्थिक के बाद, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों की बात, समता का बात, नागरिक के बाद राजनीतिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारी चीज़ें जो है भारत में मानवाधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। आधुनिक मानवाधिकार कानून और अधिकांश अपेक्षाकृत व्यवस्थाओं का संबंध, समसामयिक इतिहास, द 12 आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट 1525 को यूरोप में, मत याद करिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। मानवाधिकार का प्रथम दस्तावेज माना गया था, जो कि जर्मनी के किसानों को स्वावेजियन संघ के समक्ष उठाई गई मांगों का एक हिस्सा था। यूनाइटेड किंगडम 1628, ये सारा अपने देश का होता तो पूछा भी आता, बाहर की चीज़ें हैं नहीं पूछी जाएगी, इसको आप छोड़ दीजिए। हाँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई, जो 1776 था, संयुक्त राज्य संघ का स्वतंत्रता की बात कर रहा था, जहाँ पे मानवाधिकार को अव्यक्त कई राज्यों की घोषणा और संवैधानिक प्रपत्रों में पाई गई। 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, वर्जीनिया बिल राइट्स संयुक्त राज्य की 1787 यानी 1787 में संविधान में, और उसके बाद 1789, 1869 और 99 में संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें पुरुषों के अधिकार को शामिल भी किया गया था। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे सोच सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो 1789 में फ्रांस की क्रांति के उपरांत ऐसी बातें कही जा रही है। यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, वो सारी चीज़ें हैं मानवाधिकार के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। भारत में 28 सितंबर 1993 में मानवाधिकार कानून लागू किया गया, और 12 अक्टूबर 1993 में सरकार के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो दो बातें हैं, ध्यान से सुनिए। 28 सितंबर 1993 में मानवाधिकार कानून लागू हुआ, 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित किया या गठित किया। तो दोनों ये प्रश्न आ सकते हैं आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों के। बाकी 10 दिसंबर 1948 की अगर हम बात करते हैं तो वो चीज़ आपको पता ही होना चाहिए कि सार्वभौमिक घोषणा पत्र था यहाँ पे मानवाधिकार की, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। मानवाधिकार एवं मूल अधिकारों के मध्य जो है शरीर और आत्मा का संबंध है। भारतीय संविधान में न सिर्फ मानवाधिकार को गारंटी दी गई है, बल्कि उसका उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। ये बात आपको अच्छे से मालूम है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्या चीज़ें हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत मानवाधिकार में। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और मौलिक अधिकार के बारे में, भाग 3 के बारे में। भाग 3 क्या बताता है, चलिए एक बार आप अपने से बताने की कोशिश करिए। भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार है सर। जैसे वहाँ पे समानता की बात कर रखी है, तो मौलिक अधिकार में समानता की बात है, तो ये बात मानव अधिकार में क्या रखी है, किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिक्षा के बारे में भी बात कर रखी है, तो वो भी कह रखे कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। तो किसी व्यक्ति को आर्टिकल नंबर क्या कहते हैं, उसमें ये बता रहे कि हम बंदी नहीं बना सकते, दास नहीं बना सकते, जो हमारे यहाँ पे आर्टिकल में बिल्कुल बिल्कुल कभी व्यक्ति की आजादी है, जो आर्टिकल 19 में बता रखा है। तो इनके कंपैरिजन में हमारे 6 से 2 या 3 आर्टिकल को छोड़ के जो जितने भी हैं उनकी आधारशिला वो मानव अधिकार पे रखी जा सकती है सामाजिक न्याय। बिल्कुल 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 करेक्ट जवाब, सही बताया आपने। देखिए संविधान के 3 भाग बहुत प्रमुख है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं तो हालांकि सब जहाँ पे मौलिक अधिकार बताए गए हैं कि अमेरिका, इनको जो है अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है, और इन अधिकारों का मौलिक मानने का कारण अगर हम बात करते हैं नागरिक अधिकार और मानवाधिकार, वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण अस्तित्व हेतु आवश्यक है। मानव अधिकार, तो मानवाधिकार के अंतर्गत कुछ नागरिक अधिकारों को कानून के अंतर्गत बताए गए प्रवर्तन है या लागू कर सकते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि यह अधिकार जहाँ पे व्यक्तियों का जो है उपभोग्य
और राज्य के विरुद्ध दिए गए, ना कि व्यक्ति के निजी संगठन के विरुद्ध, है ना। और वहाँ पे अस्पृश्यता के अधिकार का अपवाद की एक भूमिका के रूप में देखा गया, और ये अधिकार राज्य शक्ति पे नियंत्रित रखे और व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं। परंतु यहाँ पर अगर हम बात करें कि कुछ स्थितियों में राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता, विदेशी देशों से मैत्री संबंध, पिछड़े वर्गों में अगर हम बात करें आर्थिक शैक्षणिक उत्थान की बात करना, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत। इसमें न्यायिक पुनरावीक्षण की बात करता है, आप न्यायिक समीक्षा कह लीजिए। बात देखिए, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भी इसी पे आधारित है, जो है वैधानिक बना। आपका वॉइस पहले चला गया अभी। ओके पहले चला गया था सारा। ओके। जो है मानवाधिकार में मौलिक अधिकार को लेकर, तो एक न्यायिक समीक्षा है। न्यायिक समीक्षा का मतलब जानते हैं आप लोग कि इसके माध्यम से शक्ति का पृथक्करण राज्य के तीनों अंगों और केंद्र राज्य के मध्य बना रहा है, संविधान की सर्वोच्चता और विधि का शासन बना रहे। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद में न्यायिक समीक्षा को संविधान के आधारभूत ढांचे को अंग को घोषित कर दिया था। एक है विलोपन का सिद्धांत। विलोपन का सिद्धांत ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो है एक बीकाजी नारायण वर्सेस मध्य प्रदेश वाद था 1955 का, जिसमें इस सिद्धांत का प्रतिपादित किया और ऐसी विधि को समाप्त नहीं की जाएगी, ऐसी बात भी कही गई, है ना। फिर इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जो है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब वाद आता है 1967 का, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आता है 1973 का, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये आप जो है मौलिक ढांचे के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है, मौलिक अधिकार की गरिमा को बनाए रखता है, राज्य के तीन अंगों के मध्य संतुलन बनाए रखता है, देश के भावी संवैधानिक विकास को आधार प्रदान करता है, जैसे अभी आपने बताया है आधारशिला माना है। और इन्हीं निर्णय से जो है उत्पन्न प्रभाव के चलते सर्वोच्च न्यायालय को संसद का तीसरा सदन भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मौलिक अधिकार को 3 भागों में डिवाइड किया गया, 6 भागों में डिवाइड किया गया। समता का अधिकार बताया गया, स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया, शोषण के विरुद्ध का अधिकार बताया गया, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार बताया गया, संपत्ति के अधिकार को एक अनुच्छेद 31 से जो है उसको जो है विलोपित कर दिया गया। और फिर उसके बाद एक था संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था, संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताइए कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बताया? बताइए गरिमा। सर 19। हाँ, अरे आता है तब भी नहीं बोलते हो आप लोग, ये कैसे बच्चे हो आप, हाँ? चुप रहते हो, नाम लेके ना बुलाऊंगा तो नहीं बोलते हो आप लोग, ये गलत बात है ना। चल बने रहिएगा, क्लास चलेगी थोड़ी सी लंबी भी, आगे बढ़िए। तो अच्छा, एक नाम आप जरा मुझे बताइए, यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर मैं शुरुआत थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, केशवानंद भारती केरल राज्य में, जिसमें शीर्षक अदालत ने कहा कि भाई मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी साध्य नहीं हो सकती है, लेकिन यह दिखाता है कि भारत में उस समय मानवाधिकार की प्रकृति को कैसे समझा जाए जब संविधान को अपनाया गया था। फिर उसके बाद अध्यक्ष रेलवे बोर्ड वगैरह बनाम चंद्रिका दास केस, ये सारे हैं जो मानवाधिकार के संबंध में आते हैं, मानवाधिकार के संबंध में आते हैं। चलिए आप जरा मुझे बताइए, UDHR, एक यहाँ पे ध्यान समझिएगा आप सभी लोग, क्या है ये UDHR? भाई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्पष्ट हुआ? हाँ हाँ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये भी आप 10 दिसंबर 1948 के अंतर्गत ही याद रखें।
इसकी ओरिजिनल जो पब्लिशिंग डेट है वो आपकी डेट मानी जाएगी 10 दिसंबर 1948। अरे भाई अभी तो बोला है, अभी तो आप लोग पढ़ रहे थे, वही तो है, ये है कि नहीं? बोलो हाँ ये तो जनवरी से लिखा था। जी। 1 जनवरी 1942 से भारत से हस्ताक्षर किए गए। हाँ हाँ, ठीक 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 है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अच्छा आप मुझे बताइए जरा, COI बोलिए, COI क्या है? ये आपका भाग 3 मौलिक अधिकार को बताता है। COI मौलिक अधिकार को बताता है। बोलते रहिए हाँ या ना। वाईफाई छोड़ दी। हेलो, आवाज जा रही मेरी? हेलो, देखिए COI की अगर हम बात करते हैं यहाँ, अच्छा ये पता चल गया, UDHR पता चल गया ना आपको। और देखो COI बेसिकली ये बताता है संविधान जो है, भारत के संविधान को, और इसके अंतर्गत जो भाग 3 है उसको रिप्रेजेंट करता है ना। आपको जैसे अगर हम बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया की बात करता है, ये पार्ट 3 वाला, याद रखिएगा। ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने बताया है। COI याद रखिएगा, आप लोग नोट करना है तो कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, भाग 3 करके भी इसको लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ये नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कह रहा है आपका कि कानून के समक्ष अगर समता और सामान की बात करेंगे तो UDHR में अनुच्छेद 7 बताएगा। मैंने कुल कितने अनुच्छेद बताए? 30। इसमें कितने अनुच्छेद है? 30 है। और जो COI है वो अनुच्छेद 14 बताएगा आप लोगों को। आपको पता होना चाहिए संविधान का जो भारत का जो मूल अधिकार है, जिसके अंतर्गत भाग 3 में हम बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में बताया गया है ये विधि के समझ समता में। लेकिन अगर पूछ ले यही बात मानवाधिकार की घोषणा पत्र में कौन से बताया गया है, तो अनुच्छेद 7 बताइएगा। स्पष्ट रहेगा, समझ रहिए मेरी बात यहाँ से पहली लाइन से बोल दीजिए। ये घोषणा पत्र है और ये जो हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन है ये लागू होने की। हाँ, ये इसमें बात कही गई है, इसमें ये बात कही गई है। पूछ ले कि भाई इसमें देखो टोटल 30 अनुच्छेद है ना, मैंने अभी बताया ना मानवाधिकार की घोषणा पत्र में 30 अधिकार वो है। इंडिया का है और वो नेशनल संयुक्त है भाई, वो तो बात नाम से ही पता चल जाता है, UD से। तो यूनिवर्सल है ना, ये तो यूनिवर्सल है, तो नाम से पता चल जाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, उसमें 30 अनुच्छेद मैंने बताया था, तो यहाँ पे ये चीज़ समझा रहा हूँ आपको। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का उपाय अनुच्छेद 8 में है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने मौलिक अधिकार में तो 32 है। जीवन का अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 9 में आएगा आपका मानवाधिकार के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 में आएगा आपका मौलिक अधिकार में। अपराधों की सजा की बात अनुच्छेद 11 का 2 में है, और 20 की 1 की बात करेंगे हम लोग मौलिक अधिकार में। अनुच्छेद 17 में अगर हम बात करेंगे, मौलिक अधिकार में अस्पष्टता को कहा गया है, लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 17 की क्या बात करता है, संपत्ति के अधिकार की बात किया गया है। सॉरी 17 की बात कर रहे हैं, सर मैंने उल्टा बोल दिया। यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार में 31 है, इसमें 17 दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। अब इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए, बोलने का अधिकार है 19 वाले में, अंतर आत्मा के स्वतंत्रता का अधिकार 18 में, 25(1) में इसमें है, 19 में है, 16 में है। ये आप लोगों को पता है, ये आपको पता नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। सर इस तरह से डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन आएगा क्या कि उसमें कम है? नहीं आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, भाई जब पूछ ले कि मानवाधिकार जो है सार्वभौमिक के अंतर्गत अनुच्छेद 19 क्या कहता है, तो इसका मतलब वहाँ पे अनुच्छेद 19 जो है वाक और स्वतंत्रता की बात करता है, 19(1) के अंतर्गत बात करता है, बोलने की बात करता है, 19(1) भी रहेगा, 19(e) भी रहेगा।
19(1) मतलब क्या आ जाइएगा, क्योंकि मैंने प्रश्न पूछा है आप लोगों से क्या, मानवाधिकार को लेकर, तो 19 लगाइएगा। और अगर प्रश्न पूछता आप लोगों से 19(1) में, तो आप लोग मौलिक अधिकार को लगाते हैं। तो ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, अंतर को लेकर नहीं प्रश्न आएगा। मौलिक अधिकार का देखिए यहाँ पे अर्थ है, ये पढ़ा चुका हूँ। अंतर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार का वर्गीकरण भी किया गया था, मैंने अभी आपको बताया भी है। समता का, स्वतंत्रता का, शोषण का, धार्मिक का, संस्कृति का, संवैधानिक का। संपत्ति हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए समाज कार्य में आचार संहिता और मानवाधिकार के संरक्षण की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए समाज कार्य के सिद्धांत की बात अगर हम करें, 2 शब्दों के गरिमा के लिए संघर्ष करता है कि प्रथम मौलिक स्वतंत्रता जो मानव के पूर्ण विकास की अनुमति देता है, दूसरा जो है व्यक्ति और समाज की क्षमता की बात करता है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों के साथ होना चाहिए, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा कुछ सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा, जैसे प्रत्येक मनुष्य का विशिष्ट मूल्य होता है जो एक व्यक्ति के नैतिक विचार का सही ठहराता है। प्रत्येक व्यक्ति का, ये देखिए आचार संहिता को बात कर रहा है, हम बात कर रहे हैं समाज कार्य में आचार संहिता को लेकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समाज कार्य की आचार संहिता मानवाधिकार के संरक्षण को लेकर, ठीक है। बात करता है प्रत्येक व्यक्ति की यह सीमा को आत्मपूर्ति की अधिकार की बात करता है। प्रत्येक समाज चाहे वह स्वरूप कुछ भी हो सकता है, अपने सभी सदस्यों के लिए अधिकतम लाभ प्रदान करने की बात करता है। सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की बात करता है। सामाजिक कार्यकर्ता का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्षों के परिणामों के विकास के समाधान में व्यक्ति और समूह समुदाय समाजों के साथ काम करने के उद्देश्य से आधारित है। सामाजिक कार्यकर्ता गोपनीयता और अपने व्यावसायिक कार्यों की जानकारी की जिम्मेदार का उपयोग के सिद्धांत को संबंध में भुगतान करता है। सामाजिक कार्यकर्ता की अपेक्षा की जाती है कि वह अपने साथ साथ में व्यक्तियों के सर्वोत्तम हितों के लिए काम करेगा, ये बात भी सत्य है। सामाजिक कार्यकर्ता सामान्यतः सेवार्थी से अपेक्षा करता है कि वे अपने जीवन को प्रभावित करने के लिए कार्यों में पाठ्यक्रम का निर्धारण करने की जिम्मेदारी ले, ये बातें हमें देखने को मिलती है कि नहीं। समाज कार्य अभ्यास में मानवाधिकार के संदर्भ या परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट ही है आप लोगों की। अगर हम बात करें परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है दृष्टिकोण का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो यहाँ पे एक नाम आता है बीजी खेर का, है ना, परिप्रेक्ष्य ये रहेगा, ठीक है ना, इसको आप सही। तो देखिए मानवाधिकार का संरक्षण रक्षा करने के लिए समाज कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित कर रहा होता है। समाज कार्य का लक्ष्य मानव के कल्याण, विकास और उसके अधिकारों की रक्षा करना होता है, और कोई भी व्यक्ति जो दलित, निर्धन और अशिक्षित है उसकी सहायता करना और उसे आत्मनिर्भर बनाना होता है। यही बात आपका समाज कार्य अभ्यास के अंतर्गत किया जा रहा है। बीजी खेर ने क्या बोला कि भाई समाज कार्य का उद्देश्य जैसा कि सामान्यतः समझा जा सकता है कि सामाजिक अन्याय को दूर करना है, यातना से छुटकारा दिलाना है, यातनाओं को रोकना है, स्वयं अपना और अपने परिवारों का पुनर्वास करने हेतु समाज के निर्बल सदस्यों की सहायता करना है। मानवाधिकार की अगर हम बात करें तो उसके क्षेत्र में समाज कार्य का उपयोग कैसे होता है, तो आप देख सकते हैं मानवाधिकार का समस्या वर्तमान के देश के प्रत्येक क्षेत्र में संविधान मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बनने के बाद भी मानव के अधिकारों को संबंधित हनन के मामलों में भी बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जिसमें समाज कार्य मानवाधिकारों के संबंधित होने के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रणालियों का उपयोग किया गया। तो सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य प्रणाली के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता मानवाधिकारों की रक्षा करता है, शोषण के मुक्त वातावरण का निर्माण करता है ना, और साथ साथ उसकी समस्या का समाधान करता है, आकलन करता है, परामर्श देता है, काउंसलिंग करता है, ये सारी चीज़ें आती है। सामुदायिक संगठन प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो समुदाय की भावना के अधिकारों की रक्षा करेगा, समुदाय के उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करेगा, समस्या का निदान करेगा, उपचार करेगा और उन्हें समुदाय के अधिकारों का संरक्षण भी प्रदान करेगा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी, है ना। और बात करें समूह कार्य में क्या करेगा, मानवाधिकार की समस्याओं से ग्रसित जो है व्यक्तियों के समूह बनाकर समूह में विभिन्न मानव अधिकारों की जानकारी देकर उसे जागरूक किया जाएगा। टोटली आपने अभी तक देखा प्राथमिक प्रणाली में केस वर्क देख लिया आपने, कम्युनिटी वर्क देख लिया आपने, और आपने ग्रुप वर्क भी देख लिया। तो ये तीन ही चीज़ आ जाती है। अब 3 और बचे, समाज कल्याण प्रशासन बचा, समाज कार्य की क्रिया बची और समाज कार्य शोध बना। प्रशासन में क्या होता है भाई, मानवाधिकारों का संरक्षण करना, जहाँ पे कल्याण की बात करता है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाया जाता है, पिछड़ा वर्ग के लिए, गरीब महिला के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धि के लिए।
सामाजिक क्रिया क्या होता है, ये बड़े स्तर पर किया जाता है। मानव अधिकारों की समस्या से पीड़ित जो वर्ग होगा उसकी समस्या एकमक्त बनाकर बड़े स्तरों पर उसकी समस्या का समाधान। बात करते हैं अगर मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है तो शोध के द्वारा समस्या के खोज का निराकरण किया जाता है, जिसके द्वारा मानव अधिकारों का हनन, समस्या का पता लगाकर समाधान भी प्रस्तुत किए जाते हैं। 1 मिनट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नारीवाद को लेकर। तो नारीवाद पे अगर हम चर्चा करें तो नारीवाद शब्द एक ऐसा शब्द है जहाँ पे विचारधारा आंदोलन में किए गए जाते हैं और जिसका उद्देश्य जो है सदियों से चला आ रहा है, और ये पुरुष प्रधान समाज है ना। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा सा होल्ड रखिएगा आप सभी लोग।